नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक होगा पॉलिटी क्लास में कुछ शासन के प्रकार होंगे जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होंगी, शब्दावली होंगी। और इन शब्दावली में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शासन के कुछ प्रकार। शासन के प्रकार तो सामान्यतः हम सुनते हैं दोस्तों, कहीं हम राजतंत्र के बारे में सुनते हैं, कहीं हम तानाशाही के बारे में सुनते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं हमने सुना है साम्यवादी के बारे में, कहीं कहीं हम सुनते हैं गणतंत्र के बारे में, और कहीं कहीं हम सुनते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो इनका हम आज डिस्कस बड़े ही गहन तरीके से, मतलब हमारी कोशिश होगी कि हम जो है अपने इस माध्यम से आप तक एकदम से सरल और गहन विश्लेषण को पहुंचाएं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों राजतंत्र की, जिसे हम मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि राजतंत्र में शासन की जो इकाई होती है वो या तो राजा होगा या फिर रानी हो सकती है। और ये राजा और रानी शासन करेंगे। और अरस्तु ने बोला भी था, अगर मैं अरस्तु के अनुसार बात करूं, अरस्तु के अनुसार तो अरस्तु ने यह बोला था कि कुछ एक लोगों का शासन जो होता है, कुछ एक लोगों का शासन, कुछ एक लोगों का शासन क्या कहलाता है? वो कहलाता है राजतंत्र। इसके साथ साथ हम जब अरब देशों में देखते हैं, अरब देश, तो अरब देशों में हमें राजतंत्र ही दिख देता है। हम ब्रिटेन की बात करते हैं, राजतंत्र दिखाई देता है। हम जापान की बात करते हैं, राजतंत्र दिखाई देता है। और दोस्तों भारत में भी अंग्रेजों से पहले जो मुगल थे, तो मुगल भी क्या थे? जब हम मुगलों की बात करते हैं भारत में, तो मुगलों का शासन भी एक राजतंत्र के रूप में दिखाई देता। देखा नहीं कुछ एक व्यक्ति द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया शासन, या मान के चलिए औरंगजेब के द्वारा किया गया शासन, या जहांगीर के द्वारा किया गया शासन, या हुमायूं के द्वारा किया गया शासन, तो किसके माध्यम से था? ये राजतंत्र के माध्यम से शासन किया गया था, ठीक है ना। अब बात आती है कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में जो है लोकतंत्र तो है, वो लोकतंत्र के साथ साथ क्या है? राजतंत्र उसमें शामिल है, उसमें गणतंत्र शामिल नहीं है। उसे हम कैसे डिस्कस करेंगे? उसे जब हम गणतंत्र पढ़ाएंगे आपको, तो थोड़ा वहां पे ये इस बारे में बात डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, या हम इसे बोल सकते हैं बादशाही। ये क्या होती है? ये होती है दोस्तों, जैसे कि सेना का प्रमुख होता है, जिसके हाथ में क्या होती है? एक होता है सेना प्रमुख, जिसके हाथ में सेना होती है, ठीक है। वो क्या करता है? अपने देश में सरकार का फोर्स के बल पर सरकार का तख्ता पलट कर देता है, तख्ता पलट कर देता है, और खुद सरकार में क्या हो जाता है? पद पर, सत्ता में पद पर काबिज हो जाता है। तो इस प्रकार की सरकार को डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम 1998 और 99 की बात करें, हम जब 1998 और 99 की बात करते हैं, तो पाक में नवाज शरीफ की सरकार थी। किसकी थी? नवाज शरीफ की सरकार थी, जिसे जो सेना प्रमुख था पाक का, जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने क्या किया? इस सरकार को तख्ता पलट करके खुद पद पर क्या हो गया था? काबिज हो गया था, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ कई ऐसे दोस्तों देश हैं जहां हमें क्या देखने को मिलता है? जहां हमें तानाशाह देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं उत्तर कोरिया की, ठीक है,
उसके साथ में बात करूं इराक की, इराक की जब मैं बात करता हूं तो सबको पता होगी सद्दाम हुसैन का शासन। मैं बात करूं सीरिया की, तो सीरिया में भी आपको पता होगी जो बशर अल असद थे, बशर अल असद का शासन तानाशाह दिखाई देता है। उसके साथ साथ मिस्र में हुस्नी मुबारक, तो हुस्नी मुबारक का शासन तानाशाह दिखाई देता है। और जब हम लीबिया की बात करते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद गद्दाफी का शासन भी क्या दिखाई देता है हमें, तानाशाह दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं तानाशाह आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ एक नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, जिसे हम बोलते हैं साम्यवाद। तो साम्यवाद जो है इसका एक रूप और है जिसे हम बोलते हैं जनतंत्र, या तो कह लो इसे साम्यवाद या कह लो जनतंत्र, ठीक है ना। साम्यवादी लोग इसे क्या बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं। तो साम्यवाद का मतलब होता है दोस्तों कि जो कम्युनिस्ट, इसे हम बोलते हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट। इसका मतलब है कि यहां एक दल मिलेगा, क्या मिलेगा, एक दल मिलेगा, ठीक है ना। तो या कुछ लोगों के द्वारा बना एक दल, तो यहां जो शासन शासित किया जाएगा तो कुछ लोगों के द्वारा बना या बने दल के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, साम्यवादी दल कहते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चीन का। तो चीन में कौन सा दल है, तो चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो इसी दल के द्वारा वहां क्या शासन, राजनीतिक शासन किया जाता है। दूसरी बात, यहां एक प्रत्याशी और एक पद होगा, क्या होगा, एक प्रत्याशी एक पद। मतलब विकल्प नहीं होंगे। दूसरी बात, यहां मतदान में उच्च प्रतिशतता होगी, मतदान में उच्च प्रतिशतता। मेरा कहने का मतलब एक दल है, उसका ही एक प्रत्याशी है, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, उसी को मतदान करना पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति मतदान नहीं करता है उसके पक्ष में, तो उसे मान लिया जाता है कि ये साम्यवाद विचारधारा से इतर है, और फिर उसे देशद्रोही तक घोषित कर दिया जाता है। और फिर जानते हो उसके बाद में उसके साथ क्या सल्लूक होगा, वो आप सब जानते ही हो। इसके बाद यहाँ क्या होगा, जब भाई, और तभी ये लोग जो इसके जो नेता होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो जब ये बोलते हैं कि हम जो है, हमारा जो लोकतंत्र है वो एक सच्चा लोकतंत्र है, और जो तुम्हारा, जैसे भारत जैसे देशों से बोलते हैं कि तुम्हारा जो लोकतंत्र है वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है, वो बर्जुआ लोकतंत्र है। मेरा कहने का मतलब ये कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के द्वारा, लोगों के समर्थन या उनके वोट के डालने के बाद बनकर आए हैं या चुनकर आए हैं, जबकि तुम जो है वो 30-35% वोट पर ही क्या हो जाते हैं। जैसे भारत में 30-35% वोट पड़ जाए, उसी पे क्या बन जाता है, भारत का पीएम बन जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, उसे एक गिरा हुआ लोकतंत्र समझते हैं। जबकि यहाँ सच्चाई ये है कि जब दल ही एक होता है तो व्यक्ति के पास कोई चॉइस नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जनता के अधिकार दबे रह जाते हैं, जनता के अधिकार क्या होते हैं, दबे होते हैं। दूसरी बात, जनता के अधिकार दबे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो न्यायपालिका है का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही दल का जो व्यक्ति होता है उसी में से न्यायपालिका को उसी के आधार पर चलना होता है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ यदि हम बात करें, जैसे कि यहां जब उच्च प्रतिशतता होगी, एक प्रत्याशी एक पद होगा, ठीक है ना। चुनाव लड़ने के लिए इस दल के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, एक दल के अलावा कोई विकल्प नहीं। चुनाव लड़ने के लिए एक दल के अलावा तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी, एक विचारधारा होगी, यहां क्या होगी, एक विचारधारा होगी, ठीक है ना, वो साम्यवादी विचारधारा होगी। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे देशों में
साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो लोगों के अधिकार हैं वो दबे हुए होंगे और एक दल होगा तो वो अपने आधार पर ही सब कुछ क्या करेगा, उसे समेटने की कोशिश करेगा। जैसे हम बात करें यूएसएसआर की, यूएसएसआर, तो इसमें 15 देश थे शुरू में, जब ये क्या था, साम्यवादी था। हुआ क्या, जब ये टूटा, यूएसएसआर का मतलब है दोस्तों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना, या हम इसे सोवियत संघ कह सकते हैं। जब ये टूटा 1991 में, तो उसके बाद ये क्या हो गया, रूस बन गया, ठीक है ना। तो यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट मतलब साम्यवादी का एक क्या था, उदाहरण था, ठीक है ना। आज हम अगर साम्यवादी देशों की बात करें तो कंबोडिया, लाओस, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, क्यूबा और उत्तर कोरिया भी कहीं तक क्या है, साम्यवादी कंट्री है, ठीक है ना। तो ये है साम्यवाद या जनतंत्र, ठीक है ना। जनतंत्र मतलब यहां बहुत सारा जनतंत्र मिलकर के वोट डालता है और अपने मुखिया को क्या करता है, चुनता है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो यस किया तो तुम उस विचारधारा के पक्ष में हैं, और नो किया आपने तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का शासन कहाँ चलता है, साम्यवादी पक्ष में। वहीं हम अगला जो डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों कह सकते हो गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब यहां से और हम समझते हैं ढंग से, गणराज्य या हम इसे बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का अगर साफ तौर पर आप मतलब समझोगे तो रिपब्लिक का मतलब होता है दोस्तों कि यहां पर जनता सर्वोच्च होगी, ठीक है ना। यहां जो राज्य का प्रतीक होगा वो ये होगा कि जनता द्वारा चुनाव व्यक्ति, जिसे हम बोल सकते हैं राज्य का प्रमुख। मेरा कहने का मतलब किसी भी राज्य में दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है राज्य का प्रमुख, ठीक है, और एक मिलता है शासन का प्रमुख, ठीक है ना। तो गणराज्य में क्या होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा क्या होता है, चुना होता है। शासन प्रमुख तो जनता के द्वारा चुना ही होगा, तो भारत में ऐसा देखने को मिलता है। तो भारत क्या है, भारत एक गणतंत्र है, गणराज्य है। वहीं हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या होता है, ये जो राज्य का प्रमुख है ये नामात्र का होता है, और वास्तविक जो शक्ति होती है विकास की वो किसके हाथ में होती हैं, वो पीएम के हाथ में होती हैं। ऐसे ही यहां नामात्र की जो शक्ति हैं वो राजा या रानी के पास है, और ये क्या होता है, ये वंशानुगत होता है, ठीक है ना। जबकि यहां जो वास्तविक शक्ति है वो वास्तविक शक्ति किसके पास है, पीएम, शासन के प्रमुख, ये शासन का प्रमुख है। तो जो शासन के प्रमुख है जो चुना जाता है जनता के द्वारा, तो ये लोकतंत्र को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और लोकतंत्र के साथ साथ जहां ये वंशानुगत सिस्टम है तो ये राजतंत्र को दर्शा रहा है, मतलब राजा का ही बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे नामात्र राज्य का प्रमुख बनेगा। तो ब्रिटेन जो है वो राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। जबकि भारत एक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि भारत में शासन के प्रमुख को भी चुना जाता है और राज्य का प्रमुख भी जो होता है वो भी चुन करके ही आता है। शासन का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से चुनता है और राज्य का जो प्रमुख है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनता है। वही मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं आपको। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो तानाशाह अरब देशों में कैसे अस्थिर रहा, तो वर्ष 2011 की बात है। ट्यूनीशिया आपने सुना होगा, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया में क्या हुआ था, एक फल विक्रेता था, ठीक है। तो ट्यूनीशिया में क्या देखने को मिला, जो तानाशाह था वो तानाशाह अपने इशारों पर जो फौज होती थी उस फौज के द्वारा जनता का क्या करवाता था, शोषण करवाता था। तो इसी घटना को देखते हुए एक विक्रेता ने अपने ऊपर पेट्रोल
डाल करके क्या लगा ली, आग लगा ली पेट्रोल को छिड़क करके। तो वहां क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर तानाशाह के खिलाफ जनता ने क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पूरी जनता जो थी वो किसके खिलाफ हो गई, तानाशाह के खिलाफ। तो यहीं से अरब स्प्रिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट। इसी को हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं। ट्यूनीशिया जो है एक अफ्रीका का देश है। अरब स्प्रिंग का मतलब है ऐसे देश जो तानाशाह थे उनमें लोकतंत्र के लिए आवाज को उठाना, उसके लिए क्रांति लाना। उसमें बार बार यही कहना कि हमारा जो मुखिया होगा वो एक व्यक्ति तानाशाह नहीं होगा। कौन होगा, वो जनता के द्वारा चुना, हम में से ही चुना हुआ हमारा ही व्यक्ति क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है ना, जो तानाशाह से बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों हम अब बात करेंगे लोकतंत्र की। तो मैंने इसमें ये बताया तुम्हें गणतंत्र में कि इसमें वंशानुगत सिस्टम नहीं होगा। इसमें जनता द्वारा क्या होगा, चुना हुआ राज्य का क्या होगा, प्रमुख होगा। यही मेन चीज आप याद करके चलना। और यदि थोड़ा बहुत गणतंत्र के बारे में अगर हम बताएं तो गणतंत्र का मतलब है कि जनता सर्वोच्च होती है। इसमें विशेषाधिकार किसी एक विशेष वर्ग को इसमें प्राप्त नहीं होते। उसके साथ साथ जो सार्वजनिक पद होते हैं दोस्तों वो बिना किसी भेदभाव के सभी जनता के लिए क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। इसमें वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक है ना। और जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए बनता है। किसके लिए, एक निश्चित अवधि के लिए। किसमें, गणतंत्र में। देखा नहीं हमारा राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है ना। तो गणतंत्र में जो राष्ट्र का प्रमुख होगा या राष्ट्र का अध्यक्ष होगा जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो एक निश्चित समय के अनुसार बनेगा। एक व्यक्ति थे कूले। तो कूले ने गणतंत्र के लिए यह बोला था, या कूले के अनुसार यदि हम गणतंत्र को परिभाषित करें तो उन्होंने ये बोला था कि गणराज्यीय जो शासन प्रणाली है वो जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी शासन प्रणाली को हम गणराज्यीय शासन प्रणाली कहते हैं। वहीं एक जज भी थे जिनका नाम था हिदायतुल्लाह। ठीक है ना। तो हिदायतुल्लाह ने अपने शब्दों में गणराज्य को परिभाषित किया था और उन्होंने ये बोला था कि गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। तो अंतिम विश्लेषण में क्या सर्वोच्च शक्ति किसके पास, जनता के पास होती है। ये किसने बोला था, हिदायतुल्लाह ने बोला था। कह रहे थे कि मैं मोटे तौर पे यदि बात करूं तो यहां निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जनप्रतिनिधियों की क्या होती है, सरकार होती है। तो सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं गणतंत्र में एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति किससे लेती है, आम जनता से लेती है। और वह उन व्यक्तियों ही द्वारा क्या होती है, शासित होती है जो अपने पद पर लंबे समय तक होंगे या सीमित समय तक होंगे। तो ये अपने पद पर सीमित समय तक होते हैं। ठीक है ना। सीमित समय मतलब एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिनिधि होता है लोगों के प्रसाद पर्यंत्र या अपने व्यवहार, अच्छे व्यवहार के कारण वो क्या होता है, जब अच्छा व्यवहार होगा तो लोगों की क्या होगी, वो चॉइस होगी। लोग उसे चॉइस करके क्या करेंगे, अपने यहां उसे चुनेंगे। ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है ना। गणराज्य जो होगा उसमें क्या होगा, जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होगा। ठीक है ना। यहां विधि में सभी नागरिक बराबर होंगे। ठीक है ना। कोई भी विशेषाधिकार वर्ग यहां नहीं होगा। यहां नस्ल के आधार पर, यहां जाति के आधार पर या स्त्री पुरुष या अन्य किसी संपदा के आधार पर कोई भी भेदभाव या नहीं होगा। यहां नागरिकों के लिए प्रत्येक द्वार क्या होंगे, सार्वजनिक पदों के लिए खुले हुए होंगे। तो ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, जिसे हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके लिए आज की हमारी क्लास भी थी, वो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों लोकतंत्र। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो लोकतंत्र के लिए है। तो लोकतंत्र में हम आपको साफ बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं,
क्रेसी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, और व्यक्ति क्या थे, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति। तो ज्यादातर स्टूडेंट इन्हीं की डेफिनेशन को क्या करते हैं, लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। इन्होंने ये बोला था कि जो लोकतंत्र है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इनका कहने का मतलब था कि जनता द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारी कॉन्ट्राडिक्शन इनके लोकतंत्र को परिभाषित करने में देखने को मिलते हैं। अब वो क्या मिलते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र में कहां विरोधाभास देखने को मिलता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम अंबेडकर था, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो अंबेडकर ने यह बोला था कि जो लोकतंत्र है उसका अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति से जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इन्होंने ये बोला था ये क्या है, एक जीवन की पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता भी होगी, समता भी होगी। मतलब क्या है, एक ये जीवन की पद्धति जिसमें क्या क्या होंगे, जिसमें स्वतंत्रता होगी, समता होगी, ठीक है ना, स्वतंत्रता होगी, समता होगी, और उसके साथ साथ सामाजिक जीवन के मूल्य होंगे, या बंधुत्व होगा, बंधुत्व लिख लो, बंधुत्व होगा मतलब भाईचारा होगा। और ये सामाजिक जीवन के जो मूल्य होंगे, ये सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं किसका, लोकतंत्र के लिए। ये डॉक्टर BR अंबेडकर ने बोला था। उसी के साथ साथ एक व्यक्ति और थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत, ये लोकतंत्र जो इन लोगों ने समझा है उसके बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये जो लोकतंत्र है अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने वाला एक तरीका है। क्या बोला था, एक तो बोला था महंगी, एक बोला था समय बर्बादी। महंगी मतलब चुनाव होगा तो काफी पैसा खर्च होगा, और इसमें काफी समय में क्या होगा, अधिकारी तंत्र लगेगा, अन्य लोग भी लगेंगे, प्रतिनिधि भी लगेंगे, तो ये क्या होगा, समय की बर्बादी करने वाली खूबियों के साथ एक भ्रमित करने वाला तरीका है। अब भ्रमित करने वाला तरीका क्यों बोला इन्होंने, भ्रमित करने वाला तरीका, इसका मतलब ये है कि हम बोलते हैं कि ये जनता के द्वारा शासित किया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ सीमित ही लोग क्या होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में निकल के आते हैं। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि इसमें शासन अन्य शासन की तरह ही कुछ सीमित लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, जबकि बोला जाता है कि जनता का शासन है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, ये भ्रमित करने का तरीका है। तो साफ तौर पर इन्होंने ये बोला था, लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीकावर है, जिसमें जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वही क्या है, खुद शासक है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, गिने चुने लोगों के हाथ में। जबकि जनता को यह विश्वास देते हैं कि जनता खुद ही क्या है, शासक है अपने राज्य की, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं, गिने चुने लोगों के हाथ में। इसीलिए इन्होंने कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया। ठीक है ना, जहां ये बोला था कि भाई ये जो लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, जनता की स्वतंत्रता होती है, इसमें समता होती है और बंधुत्व होता है, इसके साथ साथ सामाजिक जीवन के क्या होते हैं, इसमें सिद्धांत होते हैं, तो इन्होंने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यहाँ गिने चुने लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये किसने बोला था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो ज्यादातर लोग किसे मानते हैं, अब्राहम लिंकन को। तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम इसी को पहले क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हर एक का मतलब हम देखेंगे, क्या मतलब है ऑफ द पर्सन का, और क्या मतलब है बाय द पीपल का, और क्या मतलब है फॉर द
पीपल का। तो उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो लोकतंत्र है ये डेमोस और क्रेटस, ये डेमोस प्लस क्रेटस दो शब्दों से मिलकर बना हो। इसका मतलब होता है लोग या जनता, और क्रेटस का मतलब होता है सरकार या शासन, मतलब जनता का शासन या जनता की सरकार, ठीक है ना। यहां जनता से मतलब जनसाधारण भी हो सकता है, ठीक है ना, जनता से मतलब जन साधारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति और थे सर टोरी, सर टोरी, सर टोरी। तो सर टोरी ने एक उनकी बुक थी डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो सर टोरी ने अपनी बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी में लिखा था कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो प्रतियोगी होते हैं वो संघर्ष से सत्ता की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, और कुछ लोगों इस सत्ता को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो इन्होंने ये बोला था जो प्रतियोगी होते हैं वो क्या करते हैं, संघर्ष के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करते हैं, और सत्ता का जो नेतृत्व होता है वो कुछ ही लोगों के पास में होता है जो संघर्ष में जीत जाता है। तो संघर्ष के नाम से मुझे एक चीज याद आती है दोस्तों कि जब हम बैकग्राउंड को डिस्कशन करते हैं लोकतंत्र के को, तो बैकग्राउंड हमें वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बाद से ही लोकतंत्र का दिखाई देता है। तो मैं जैसे बात करूं कि जब देश में राजतंत्र स्थापित थे विभिन्न देशों, मैक्सिमम देश में तब क्या थे, राजतंत्र थे। आज लगभग 206 देशों में से 156 देश के करीब ऐसे हैं जो लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो तब क्या होता था कि उन राजाओं को हटाने के लिए लोग क्या करते थे, संघर्ष करते थे। तो राजाओं को हटाने के लिए नहीं, पुरानी व्यवस्था में जब राजा बनता था, यहां इस तरीके से समझेंगे, तो क्या करता था, वो युद्ध लड़े जाते थे। एक राजा दूसरे राजा को क्या करता था, मारकाट करता था, या बंदूक चला करके, तोप चला करके क्या किया जाता था, वो सत्ता को हासिल करता था। सत्ता हासिल करने का मतलब लोकतंत्र में सत्ता जो है वो जनता चुन करके देती है अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को, लेकिन वहां क्या होता था, राजा अपनी सेना को ले जा करके सत्ता को हासिल करता था। कह सकते हो ये कारतूस की पेटी के दम पर यहां क्या की जाती थी, राजा के द्वारा सत्ता हासिल की जाती थी। पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो साफ बोल सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो कारतूसों की पेटी नहीं है, या कारतूसों की पेटी के दम पर सत्ता हासिल नहीं की जाती। लोकतंत्र में सत्ता मत की पेटी के आधार पर हासिल की जाती है, मत पेटी के बल पर। मत पेटी में जिसका बल होगा, जिसका ज्यादा वोटिंग होगी, जिसकी ज्यादा जनता जिसके लिए समर्थित होगी, वही क्या बन जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता को हासिल कर लेगा। तो ये नॉर्मल सी बातें थी उस समय की, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूं कि सटोरी ये भी बोलते थे, सरटोरी नाम था उनका, सरटोरी ये भी बोलते थे कि लोकतंत्र काफी कठिन शासन होता है, क्योंकि इतना कठिन होता है कि केवल कुछ विशेषज्ञ ही इसे भीड़ तंत्र से बचा सकते हैं। सरटोरी ने एक शब्द यूज किया था, भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का मतलब है कि जनता यहां स्वतंत्र होती है। लोकतंत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था, यहां जनता क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या है, कहीं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, पिछले साल अपने यहां भी देखने को मिली थी। तो मॉब लिंचिंग किसके कारण, जनता स्वतंत्र है, इसीलिए तो जनता कुछ भी करने के लिए क्या रहती है, तत्पर रहती है। तो यहां कुछ एक धर्म के नाम पर या किसी एक विशेष समुदाय या वर्ग के आधार पर जब भीड़ में क्या हो जाती है, किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाया जाता है, एक वर्ग को टारगेट बनाया जाता है, तो यही क्या बोला जाता है, भीड़ तंत्र बोला जाता है। तो इसे बोला गया है, सरटोरी ने यह बोला था कि ये भीड़ तंत्र है ना, लोकतंत्र में ये भीड़ तंत्र है, इसे हम कुछ ही विशेषज्ञों द्वारा क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके प्रावधानों को
अच्छा करके, ठीक है ना। तो ये सर्टोरी का विचार और भी था, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन जो थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जिन्होंने लोकतंत्र को डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो यहां पे जब हम बात करते हैं ऑफ द पीपल की, ठीक है ना, तो ऑफ द पीपल मतलब जनता का शासन। तो ऑफ द पीपल, जनता मतलब सभी लोग या जनता। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे पुरुष भी होगा जनता में शामिल, यहां महिला भी जनता में शामिल होगी, यहां बच्चे भी जनता में शामिल होंगे, और यहां ग्रामीण भी जनता में शामिल होंगे, और यहां शहरी भी जनता में शामिल होंगे, और यहां प्रत्येक धर्म के लोग, हिंदू भी शामिल होगा, मुस्लिम भी शामिल होगा, सिख भी, ईसाई भी। तो ये सब क्या है, ये जनता है। तो जनता का शासन से मतलब यहां अनपढ़ लोग भी मिल सकते हैं, सभी जाति के लोग भी मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब अनेक विविधता मिलकर क्या बनती है भारत में या अन्य देशों में, जनता बनती है। भारत जैसे देशों में ये विविधता कुछ ज्यादा ही है। तो इन सब का मतलब क्या है, हम ये देख सकते हैं कि ये जनता है वो वास्तविक रूप में उसमें समरूपता तो नहीं पाई जाती। समरूपता मतलब एक समानता तो नहीं पाई जाती। जनता पुरुष के रूप में ये महिला के में भी है, पढ़े लिखे के में ये, अनपढ़ भी है, ठीक है ना, सिख भी है। तो इसका मतलब क्या, विभिन्न विभिन्न स्तर पर जनता में भी क्या मिलता है, जनता में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। और जब हम रियलिटी में इन सब का संसद में समुचित प्रतिनिधित्व देखते हैं तो समाज के सभी तत्व और घटक वहां दिखाई नहीं देते। जबकि जब हम जनता के शासन की बात कर रहे हैं तो संसद में सबका प्रतिनिधित्व, सबका घटक और सबके तत्व उसमें दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं होता। होता है क्या, नहीं होता ना। एक विशेष वर्ग का ही व्यक्ति, जिसे कुछ लोग क्या करेंगे, चुनेंगे, वही वहां जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आज जब हम देखते हैं ऑफ द पीपल में ऐसा दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये जनता का शासन ना होकर के यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वही हम बात करते हैं बाय द पीपल्स की। तो बाय द पीपल्स मीन्स लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। तो जनता हमने दो रूप में डिफाइन कर रखी है बाय द पीपल्स की। जब हम बात करते हैं तो एक तो वयस्क जनता होती है और एक गैर वयस्क जनता होती है। गैर वयस्क जनता होती है। वयस्क जनता जो सरकार व्यवस्था, जो शासनिक व्यवस्था है वो डिफाइन कर दे। तो पहले वयस्क व्यवस्था मतलब जिन्हें वोट डालने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो पहले 21 वर्ष के लोगों को वोट डालने का क्या था, अधिकार था। लेकिन आज ये बदल करके क्या हो गया, 18 वर्ष हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ वयस्क का जो मानक है वो चेंज हो सकता है। क्या ये गैर वयस्क लोगों को भी वोट डालने का अधिकार होता है? तो आप कैसे कह सकते हो बाय द पीपल द्वारा लोकतंत्र में सत्ता हासिल की जाती है, जबकि गैर वयस्कों को यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं होता। गैर वयस्क का मतलब बच्चे, ध्यान रखना, गैर वयस्क का मतलब क्या है, यहाँ बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि लोकतंत्र में केवल वयस्क को ही सरकार चुनने का इजाजत दी जाती है, गैर वयस्क तो शामिल नहीं होता। तो इसका कोई वस्तुनिष्ठ बाय द पीपल्स, कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। वस्तुनिष्ठ आधार लोकतंत्र का बाय द पीपल्स नहीं दिखाई देता। वही हम फॉर द पीपल्स की बात करते हैं तो जिस जनता ने चुना है उसके हित में क्या होना चाहिए, मतलब फॉर द पीपल मतलब जनता के लिए शासन। तो जिस जनता ने सत्ता में प्रतिनिधियों को चुना है या सत्ता को चुना है, शासन व्यवस्था को चुना है, उसके हित में क्या होना चाहिए, उसके हित में काम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम वर्तमान में देखते हैं या वास्तविकता में देखते हैं या इतिहास भी हमें यह बताता है कि काम जनहित में कम होता है, जनहित में काम जो है वो कम होता है और स्वहित एवं किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए काम ज्यादा होता है। जैसे आज भी जब हम किसान आंदोलन को देखते हैं तो किसान आंदोलन का आरोप क्या है कि वर्तमान जो सरकार है वो पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है, मतलब एक विशेष समुदाय के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, जबकि उसे काम किसके हित में करना चाहिए, जनहित में करना चाहिए। तो ये सब आरोप भी देखने को मिलते हैं। तो ऑफ द पीपल्स में भी आरोप है कि जनता में विविधता पाई जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर
या लिंग के आधार पर, तो इसका मतलब क्या है कि सब, तो जनता का तो शासन वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जब हम बाय द पीपल्स की बात करते हैं तो वयस्क और गैर वयस्क दो रूप में जनता मिलती है। तो वयस्क केवल सरकार को चुनती है तो गैर वयस्क तो नहीं चुनती, यहां भी कंट्राडिक्शन दिखाई देता है। और जब हम फॉर द पीपल्स की बात करते हैं, जनता के लिए सरकार की बात करते हैं, तो वहां हम ये देखते हैं कि जनहित में काम कम होता है, स्वहित या कुछ विशेष वर्ग के लिए काम ज्यादा किया जाता है। तो अब्राहम लिंकन की इस परिभाषा को बहुत ज्यादा क्या, इसके डेफिनेशन पर क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब हम लोकतंत्र को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रियल में लोकतंत्र होता क्या है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहां आपको, तो वो डिफाइन करेंगे कि लोकतंत्र का मतलब, उसका पहला ऑप्शन होगा सरकार का एक प्रकार, सरकार का एक प्रकार। दूसरा ऑप्शन है राज्य का एक प्रकार, राज्य का एक प्रकार। तीसरा ऑप्शन है सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, ठीक है ना, या पद्धति कह सकती हो। नेक्स्ट है डी ऑप्शन है इसमें जीवन शैली, समाज और आर्थिक प्रणाली, जीवन शैली, समाज या आर्थिक प्रणाली। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये सी जो ऑप्शन है वो बेटर और शानदार 100% इन तीनों में से सबसे अच्छा आंसर है। लेकिन जब हम सभी ऑप्शन की बात करते हैं तो लोकतंत्र में ये सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम सरकार का एक प्रकार करते हैं तो लोकतंत्र में सरकार जो चुनी जाती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, जो उत्तरदायी होती है किसके लिए, जनता के प्रति। इसका मतलब क्या है, जनता ने सरकार को बनाया है, ठीक है ना, और एक निश्चित समय के लिए बनाया, और 5 साल पर क्या होता है, उसके लिए चुनाव होता है, और सरकार लोगों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या, लोकतंत्र में सरकार का भी एक, लोकतंत्र जो वो सरकार के एक प्रकार के रूप में पाई जाती है। वहीं जब हम राज्य के एक प्रकार के रूप में बात करते हैं तो जो राज्य का प्रमुख होता है वो भारत जैसे देशों में क्या होता है, चुना हुआ होता है। कौन, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख बोल लेते हैं, राज्य मतलब भारत। तो जब चुना हुआ व्यक्ति है तो चुनना ही क्या दर्शा रहा है, लोकतंत्र को दर्शा रहा है। तो राज्य के एक प्रकार में भी क्या हमें दिखाई देता है, लोकतंत्र दिखाई देता है। वहीं हम बात करते हैं निर्णय लेने की पद्धति, ठीक है ना, ये सामूहिक निर्णय प्रक्रिया नहीं करोगे, निर्णय लेने की पद्धति करोगे, निर्णय लेने की पद्धति, है ना। तो निर्णय लेने की पद्धति या प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि इसमें बहुत सारी संस्था, समूह और समुदाय में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो काफी समुदाय थे जो आपस में मिलकर के क्या विचार विमर्श करते थे, और जो भी फैसला होता था वो सभी के क्या, निर्णय के आधार पर लिया जाता था, ठीक है ना। एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, ठीक है ना, और विचार और तर्क के आधार पर एक दूसरे क्या होते थे, राजी हो जाते थे और फैसले तक पहुंच जाते थे। ऐसा ही कई संस्थाओं में भी ये दिखाई देता है, ठीक है ना। तो कई समुदाय में, कई संस्थाओं में, ठीक है ना, और कई समूहों में ये व्यवस्था दिखाई देती है। वैसे ही लोकतंत्र में ये व्यवस्था हर समय के जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, ना कि कोई एक पीएम लेगा, ना कि कोई राष्ट्रपति लेगा। सब फैसले कहां लिए जाते हैं, चाहे कानून बनाना हो या कुछ भी करना हो, सबको जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, या डायरेक्ट लोकतंत्र में जनता के द्वारा। जैसे डायरेक्ट लोकतंत्र कहां है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है, कुछ फैसले डायरेक्ट जनता से पूछे जाते हैं। जैसे आज मान के चलिए शनिवार है, तो शनिवार को स्कूल खुलना है या नहीं खुलना, जनता की राय होती है। ब्रेड का पैकेट कितने रुपए में बेचा जाए, ब्रेड के पैकेट की कीमत बढ़ाई जाए या घटाई जाए, जनता से पूछा जाता है। या वहां पर क्या होता है कि संविधान में जब संशोधन भी करना होता है तो एक प्रक्रिया होती है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट जिसे हम बोलते हैं।
तो जनमत संग्रह के माध्यम से जनता का क्या लिया जाता है, उस संविधान संशोधन में भी डायरेक्ट जनता का मत लिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, निर्णय करने की प्रक्रिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम जीवन शैली की बात करते हैं या समाज की आर्थिक प्रणाली की बात करते हैं, तो ये जो जीवन शैली है वो लोगों की बुद्धि और क्रियाशीलता को बढ़ाती है। क्या करती है, क्रियाशीलता को बनाता है। तो जीवन शैली, समाज और आर्थिक प्रणाली ये भी क्या आते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरा कहने का मतलब लोकतंत्र में ये सब आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, निर्णय लेने की पद्धति होगी। तो हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके प्रमुख तरीका हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, लोकतंत्र की। ठीक है। तो एक व्यक्ति थे JL नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो JL नेहरू ने यह बोला था कि जो लोकतंत्र का सार है वो सहिष्णुता है। लोकतंत्र का जो सार है वो क्या है, सहिष्णुता, टॉलरेंस। वहीं डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था कि जो लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र बंधुता के साथ स्थापित होता है। उन्होंने कहा जो सच्चा लोकतंत्र है, ये मैं बता चुका हूं, वो स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता के साथ क्या होता है, स्थापित होता है। लेकिन जब हम इसे प्रक्रिया के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना, तो लोकतंत्र में काफी कुछ देखने को मिलता है। जैसे लोकतंत्र में जो निर्णय प्रक्रिया है वो सामूहिक निर्णय करने की एक पद्धति होती है। लोकतंत्र क्या होता है, सबसे अच्छा इसका तरीका यही है बताने का, सामूहिक निर्णय लेने का क्या होता है, ये तरीका होता है या फिर ये क्या होती है, पद्धति होती है। ठीक है। उसके साथ साथ सार्वजनिक नियंत्रण में भी क्या मिलती है, यहां सार्वजनिक जो नियंत्रण होता है उसमें भी समानता या समता दिखाई देती है। ठीक है ना। ये समता किसको लेकर के, अधिकारों को लेकर के। कि भाई यहां जो सार्वजनिक पब्लिक जो कंट्रोल है, सरकार का जो कंट्रोल है, उसमें भी समानता दिखाई देगी। साथ साथ राज्य का ये एक प्रकार भी होता है, सरकार की एक प्रणाली भी होती है। राज्य का एक प्रकार होता है, सरकार की क्या होती है, एक प्रणाली भी होती है। उसके साथ साथ ये जीवन शैली भी होती है और आर्थिक प्रणाली भी। तो ये सब क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र जो होता है, ठीक है ना, वो कुलीन तंत्र, वो राजतंत्र और वो धर्मतंत्र से बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें कुलीनता नहीं मिलेगी, इसमें राजतंत्र नहीं मिलेगा, इसमें धर्म तंत्र नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें सभी जो फैसले होते हैं वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 तत्व इसमें दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में जब मैं सरकार की बात करता हूं, किसकी, सरकार की, तो कितने तत्व दिखाई देते हैं, 3 तत्व दिखाई देते हैं। वो 3 तत्व कौन से हैं, तो पहले की जब हम बात करते हैं तो यहां भागीदारी, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, भागीदारी। भागीदारी क्या दर्शाना चाहती है, भागीदारी दर्शाना चाहती है नागरिक आजादी को, या स्वतंत्रता बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये भागीदारी जो है वो लोगों के अधिकार को भी दर्शाना चाहती है। इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना अपने संविधान में कि चुनाव में मत डालने का अधिकार सभी का है। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक अधिकार ही तो है, राइट ही तो दे रखा है चुनाव में वोट डालने का, कि सभी चुनाव में क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो चुनाव में भागीदारी
लोकतंत्र सरकार का प्रमुख तत्व है। दूसरी बात, उसके देखो लोकतंत्र में चुनाव जब होते हैं तो लोगों की डायरेक्ट भागीदारी होती है, नहीं होती? बिल्कुल होती है। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे हम ग्राम पंचायत लेवल पर या ग्राम सभा लेवल पर बात करते हैं तो लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, वोट डालते हैं और प्रधान को चुनते हैं। वही हम और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम क्या करते हैं, एमएलए और एमपी को भी डायरेक्ट बनाते हैं, हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन ये एमएलए और एमपी जो हमारी शासन व्यवस्था को बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं, जिसे हम पीएम या राष्ट्रपति बोलते हैं, तो हमारे द्वारा चुने हुए ये एमपी और एमएलए ही किसे बनाते हैं, शासन व्यवस्था के प्रमुख को बनाते हैं। तो हमारी भागीदारी, चुनाव में भागीदारी किसको दर्शाती है, लोकतंत्र को दर्शाती है, लोकतंत्र सरकार की विशेषता को दर्शाती है, ठीक है ना। और सरकार के कार्यों में रुचि या आलोचना, सरकार के कार्यों में या तो रुचि में भागीदारी या आलोचना। तो कभी कभी क्या होता है कि जनता की भागीदारी कैसे होती है कि हम आजाद हैं कि सरकार के कार्यों में रुचि लें या उसकी क्या करें, हमें गलत दिखता है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, व्यक्तिगत आजादी है। क्या है ये, हमारी व्यक्तिगत आजादी है। और ये आजादी हमें कहां मिल रखी है, आर्टिकल 19 में। तो सरकार के बिल अगर बुरे लगे किसानों को तो वो कहां पे आ गए, रोड पे आ गए और सरकार का क्या करने लग गए, विरोध करने लग गए, ठीक है ना। तो ये आजादी कहां से मिली है, ये आजादी मिली है उनको व्यक्तिगत आजादी से, भागीदारी के माध्यम से। इसमें एक पॉइंट और है कि यदि शांति से बात नहीं मनती तो हम क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते, हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, ठीक है। और हस्ताक्षर, देखा नहीं कभी कभी हस्ताक्षर आंदोलन चला देते हैं, ठीक है। यदि बात जो है इन सब से भी नहीं आती तो फिर हम क्या अपनाते हैं, आंदोलन अपनाते हैं। तो एक तो भागीदारी, तो यहां आंदोलन में भी जनता भागीदार होती है, जुलूस में भी जनता भागीदार होती है, धरना में भी जनता भागीदार है। इसका मतलब क्या है, नागरिक को लोकतंत्र में क्या मिली हुई है, आजादी मिली हुई है। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो दूसरा है संघर्षों का समाधान। संघर्षों का समाधान, जैसे अभी आंदोलन के माध्यम से क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो संघर्षों के समाधान के लिए एक राजनीतिक तरीका अपनाया जाता है, राजनीतिक तरीका अपनाया जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बातचीत से मैटर को निपटाने की कोशिश करते हैं कि बातचीत से मैटर को निपटाया जाए, या मध्यस्थता के माध्यम से क्या मैटर को निपटाया जाए, या समझौता के माध्यम से मैटर को खत्म किया जाए, या संवाद के माध्यम से। तो जब संघर्ष होता है जनता और सरकार के बीच में या सरकार में खुद, तो हम बातचीत के राजनीतिक तरीका यही अपनाते हैं कि बातचीत के माध्यम से मैटर को सॉल्व कर लिया जाए, या मध्यस्थता के माध्यम से मैटर को सॉल्व कर लिया जाए, या समझौता करके या आपस में डायलॉग करके मैटर को क्या शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट जो तीसरा तत्व होता है इसमें, वो होता है न्याय और समता। क्या होता है, न्याय और समानता व न्याय। इसे हम कैसे देखेंगे, तो इसे हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है निश्चित समानता पर आधारित होता है। लोकतंत्र में सबसे मुख्य कारण ही क्या है, ये निश्चित समानता पर क्या होता है, आधारित होता है, जबकि राजतंत्र निश्चित समानता पर आधारित नहीं होता है। अरस्तु ने, मैंने आपको बता ही चुका हूं, अरस्तु ने लोकतंत्र को अरस्तु ने 3 तरह की शासन व्यवस्था को बताया था। उन्होंने ये कहा था कुछ एक लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उस शासन को हम राजतंत्र कहते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसे हम कुलीन तंत्र या निरंकुश शासन कहते हैं, और अनेक लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये कौन मानते थे, ये अरस्तु मानते थे, ठीक है ना। अब हम सरकार को लोकतंत्र आधार पे बांटें, तो सरकार को जब हम बांटें तो ये सरकार 2 तरह की देखने को मिलती है। एक तो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार, एक होती है
अलोकतांत्रिक सरकार। तो एक होती है लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है अलोकतांत्रिक सरकार। ठीक है ना, सरकार यहां लिख देते हैं। तो जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात कर रहे हैं, काफी बात करी लोकतांत्रिक पे, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? सबको पता है मुख्य स्रोत क्या होता है इसका, जनता होती है। ठीक है ना, तो अब जनता होती है तो शासन किसके लिए होगा? जनता के लिए क्या होगा? शासन होगा। ठीक है ना, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? जनता के मत की आवश्यकता होगी, तो जनमत की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या चाहिए? जनमत चाहिए। जनमत में भी क्या चाहिए? हमें बहुमत चाहिए। ठीक है ना, तो बहुमत चाहिए, जनमत चाहिए। ठीक है ना, और इसके साथ साथ हमें लोगों की क्या चाहिए? आजादी भी सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लोगों की आजादी है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, लोगों की आजादी महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लोगों की आजादी को महत्वपूर्ण करने के लिए विशेषाधिकारों का क्या होना चाहिए? अभाव होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कम शासन होना चाहिए। शासन क्या कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब सीमित सरकार होनी चाहिए। भाई लोगों की आजादी कब सुनिश्चित होगी? सरकार सीमित होगी, सरकार एक कानून के तहत चल रही होगी, मतलब कम शासन होगा, मतलब संविधान की सरकार होगी। किसकी? संविधान की, या संविधान द्वारा जो सरकार बनेगी उस सरकार को क्या बोलते हैं? कम शासन वाली या सीमित सरकार। जो सरकार संविधान पर आधारित होगी, जो सरकार संविधान से बंधी हुई होगी, उस सरकार में लोगों की आजादी को खतरा कम होता है। ठीक है ना, जहां शासन ज्यादा होगा वहां लोगों की आजादी को खतरा ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये थी लोकतांत्रिक सरकार। वही हम बात करते हैं अलोकतांत्रिक सरकार की। तो लोकतांत्रिक सरकार में हमने स्पष्ट देखा कि जनता सर्वोपरि होगी, जनता शक्ति का केंद्र होगी। ठीक है ना, और उसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है। और जनमत जब मिल जाता है तो वहां यह भी देखा जाता है कि बहुमत क्या होना चाहिए, और बहुमत के आधार पर वहां लोगों की आजादी को भी सिक्योर किया जाता है। वहीं जब हम अलोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो इसमें भी कई रूप दिखाई देते हैं। जैसे एक तो सत्तावाद। सत्तावाद का मतलब होता है ऑथरटेरिज्म। सत्तावाद का मतलब होता है ऐसी सरकार जो बहुत भारी मत से क्या आती है? जीत कर आती है। भारी मत से जो सरकार जीत कर आती है तो कई बार उनके पीएम जो होते हैं वो सारे फैसले क्या करने लग जाते हैं? खुद लेने लग जाते हैं। ये आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगता रहता है। तो जब सरकार भारी बहुमत से आएगी तो पीएम जो होता है उसमें थोड़ा तानाशाह देखने को मिलता है, तो पीएम खुद ही फैसले करने लग जाता है और उनके फैसले का जो विरोध करते हैं उनकी आवाज को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ठीक है ना, तो हमें इसके अगर लक्षण देखें तो इनके लक्षण देखने को हमें कई मिलते हैं। जब हम पहले लक्षण की बात करते हैं तो चुने लोग शक्ति से जो अपनी इच्छा शक्ति से जो भी पावर बिल बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? लोक इच्छा को दबा देते हैं। मतलब सार्वजनिक लोगों की इच्छा को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। कौन? चुने हुए लोग। कहां? सत्तावाद। क्योंकि वहां बहुमत जो है वो बहुत ज्यादा मिला है उनको। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है कि सरकार की गतिविधि कुछ ऐसे समूहों तक सीमित हो जाती हैं जो अन्य का कोई ध्यान भी नहीं रखते। तो सरकार जो है कुछ निश्चित समूहों तक क्या करती है? निश्चित समूहों तक अपनी गतिविधि को सीमित करती है। जैसे आज लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये सरकार तो अडानी और अंबानी या पूंजीपति समुदाय की है। ठीक है ना, इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं। तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट में लक्षण की बात करूं तो सरकार निर्णय करने की शक्ति कुछ लोगों तक सीमित कर लेती है। जो निर्णय लेने की भी शक्ति होती है सत्तावाद में, वो क्या होती है? सरकार के निर्णय कुछ सीमित लोगों तक लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो अलोकतंत्र का ये एक प्रकार था। और भी हम बोल सकते हैं कि इसमें आज्ञा या आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति
या विरोध करने वाले व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं किया जाता। जबकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, दार्शनिक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने ये बोला था कि लोकतंत्र शासन में, ठीक है ना, यदि एक व्यक्ति भी अपनी आवाज को सरकार के विरोध में करता है तो बहुमत को यह ताकत नहीं होती कि उसकी आवाज को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ये किसने बोला था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला था, ठीक है ना। इसमें एक शब्द और आता है निरंकुशवाद। क्या आता है? सॉरी, इसके साथ नेक्स्ट शब्द आता है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद, तो सर्वाधिकारवाद को हम बोलते हैं टोटलिटेरिज्म। टोटलिटेरिज्म, ये सर्वाधिकारवाद। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जहां राज्य इतना व्यापक हो जाए कि समाज को समाप्त ही कर दे। क्या कर दे? राज्य इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, राज्य क्या हो जाए, इतना व्यापक हो जाए कि वहां जो समाज है उस समाज नाम की चीज को ही क्या कर दे, समाप्त कर दे। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे महाराष्ट्र में यह बोला गया था कि 10 बजे के बाद कोई बार वगैरह या दुकान वगैरह नहीं खुलेंगे। 10 बजे के बाद क्या कोई बार दुकान या वैसी कोई दुकान नहीं खुलेंगी। इसका मतलब क्या है? यह समाज ही क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। या ये आदेश कर दे राज्य या सरकार, रात में बियर बार नहीं खुलेंगे, तो इसमें क्या है, तुम व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। मतलब राज्य अपने दायरे का विस्तार इसमें क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जहां राज्य अपने दायरे को बढ़ा दे, उसके विस्तार को बढ़ा दे, तो वहां सर्वाधिकारवाद सरकार देखने को मिलती है, मतलब अलोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है। एक होती है निरंकुशवाद। एक सरकार कौन सी होती है? निरंकुशवाद। निरंकुशवाद को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें क्या होता है? इसमें पहले तो बात, वंशानुगत नहीं होता। डिक्टेटर में ये अंतर है, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वैधता या बल का प्रयोग करके मनमानी तरीके से एक व्यक्ति क्या करता है, शासन चलाता है। वैधता या किसके दम पर, बल के दम पर एक ही व्यक्ति क्या करेगा, शासन चलाने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं निरंकुशतावादी। अब हम दूसरी बात करते हैं, विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसमें, विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र, तो इसे हम 2-3 रूप में देख सकते हैं। एक तो समाजवादी लोकतंत्र, एक तो नॉर्मल ले लो उदारवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, एक समाजवादी लोकतंत्र, और एक दोस्तों देखने को मिलता है साम्यवादी, या हम इसे बोल सकते हैं साम्यवादी लोकतंत्र। ये मैंने वैसे बता ही दिया है, लेकिन इसे हम मार्क्सवादी भी बोल सकते हैं, मार्क्सवादी। तो इसमें क्या होता है, उदारवादी जो लोकतंत्र होता है, इसके केंद्र में लोगों की आजादी होती है। जो केंद्रीय मूल्य होता है वो क्या होती है, लोगों की आजादी। लोगों को ही यहां सर्वोपरि माना जाता है, लोगों से ये उदारवादी बहुत ज्यादा प्रेम की बात करते हैं। तो उदारवाद लोकतंत्र का मतलब है इसमें जनता की स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ सरकार का सीमित होना, मतलब जब जनता की स्वतंत्रता होगी तो सरकार कैसी होगी, सीमित होगी। सरकार किस पर चलेगी, नियम और संविधान के दायरे में चलेगी, औपचारिक रूप से सरकार चलेगी, नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगी और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रत्याभूति होगी। इसमें क्या होगी, व्यक्तित्व अधिकारों की प्रत्याभूति होगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ सांविधिक अधिकार भी होंगे, मतलब विधि और नियमों पर आधार मिलेंगे। किसमें, लोकतंत्र में, उदारवाद में। उदारवादी का ही मतलब होता है कि यहाँ जनता ज्यादा से ज्यादा अपने को स्वतंत्र महसूस करे। जब हम समाजवादी लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसे कुछ विद्वान सामाजिक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है ना। यहाँ जो लोकतंत्र, इसमें देखो समाजवादी भी समता की बात करता है और मार्क्सवाद भी समता या समानता की बात करता है, लेकिन समाजवादी जो समता की बात करता है वो लोकतंत्र के दायरे में रह के, और जबकि मार्क्सवादी जो है वो क्रांति के माध्यम से क्या लाना चाहता है, समता लाना चाहता है। तो इसमें इतना सा ही क्या होता है,
अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ यदि मैं लोकतंत्र को नॉर्मल सा और देख लूं तो लोकतंत्र वैसे सब लोग जानते हैं दो रूप में देखने को मिलता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है दोस्तों वो ये होता है वहां डायरेक्ट जो जनता होती है वो अपने राजा को चुनती है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं या बहुत सारे सरकार के जो फैसले लिए जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे मैंने बोला था स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में परिप्रेक्षा, ठीक है ना, या पहल या प्रत्यावर्तन या जनमत के माध्यम से बहुत सारे फैसले डायरेक्ट जनता से लिए जाते हैं। मैंने बताया भी था कि जो सामान्य जैसी घटनाएं होती हैं वो डायरेक्ट जनता से पूछ ली जाती हैं, कब स्कूल खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, कौन से दिन खुलेंगे, ब्रेड का रेट क्या होगा, ठीक है, या संविधान में संशोधन करना होता है तो तब फिर वहां पे हम जनमत संग्रह का यूज करते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट क्या होती है, भागीदार होती है। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है, मतलब अपनी शक्ति जनता किसे दे देती है, कुछ विशेष लोगों को दे देती है, कुछ खास लोगों को दे देती है और वही लोग उस शक्ति का जनता के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे भारत में एमपी एमएलए को जनता चुनती है और यही क्या करते हैं, आगे जाके सरकार बना करके भारत का शासन को शासित करते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।